गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन है आज का जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं और जियोग्राफी का जो फैक्ट है, भारत का भू आकृतिक विभाजन। भारत के ये देखिए हम लोगों का इंडियन जियोग्राफी है और इसका भू आकृति विभाजन किस तरह हुआ है। देखिए, भू आकृति विभाजन जो हुआ भारत का 6 भागों में हुआ। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला जो भाग रहा हमारा उत्तर का परवर्ती भाग या क्षेत्र कह सकते हैं। फिर उत्तर का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय भारत और नेक्स्ट है थार मरुस्थल, पांचवा है तटवर्ती मैदान और छठवां है द्वीप। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये देखिए, जब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की बात किया जा रहा है तो ये देखिए उत्तर में कौन सा पड़ता है? लद्दाख पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है और इधर होते हुए सिक्किम होते हुए अरुणाचल होते हुए नागालैंड होते हुए ये सब पर्वतीय पठार हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो जो ये पर्वतीय पठार हैं, तो पहले हम लोगों को पढ़ना है मैप में। आपको मैप याद हो जाना चाहिए कि कहाँ पे उत्तराखंड है, कहाँ पे बिहार है, कहाँ पे उत्तर प्रदेश है। क्योंकि ये अपना उत्तर प्रदेश और ये बिहार वाला ये सब मैदानी क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको जब आप याद रखिएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें होगा क्या? देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पे है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में। मतलब कि उत्तरी पूर्वी राज्य इधर आ गए हम लोग, पूरब है इधर। तो देखिए उत्तर की तरफ मतलब अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर तक का भाग आ जाएगा। इधर देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर देखिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश का ये सब भाग किसमें आ जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र? उत्तर का। तो आप लोगों से क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उसका विस्तार किन क्षेत्रों में है? तो उसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में। पता नहीं कैमरा नहीं पड़ा होगा, आवाज ही चालू हो गई है। क्या हो गया? सेटिंग करना होगा ना जी, अभी न्यू फोन है तुरंत। क्या देखिए, ठीक है, विस्तार क्षेत्र को हम लोग समझ लिए कि पर्वतीय जो भाग है हमारा लद्दाख जम्मू होते हुए इधर का, इधर लद्दाख जम्मू और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और इधर क्या है बेटा? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड होते हुए ये सब उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बता देंगे कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य पड़ता है उत्तर में। लेकिन बात आती है, देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों को एक तरह से कह लीजिए कि कठिन लगेगा, लेकिन कठिन इसलिए लग रहा है कि अभी तक आप लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। देखिए ये इयोशीन काल है। कौन काल है? इयोशीन। लगभग करोड़ों वर्ष पहले की बात है। इयोशीन काल से प्लीस्टोसीन काल के मध्य, ये देखो इयोशीन काल और प्लीस्टोसीन काल के मध्य भारतीय एवं यूरेशियाई प्लेटों के अभिसरण तथा तेथिस सागर के अवसादों के बलन के फलस्वरूप हुआ। मैं बताया कि तेथिस सागर का निर्माण क्यों हुआ था, कब हुआ था। मैं बताया था ना कि 6000 करोड़ साल पहले की बात है ये, जब तेथिस सागर में अवसाद गए और ये हमारी प्लेट क्या हुई, धीरे 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 चिपकी। तेथिस सागर में जो अवसाद थी क्या हुई थी? मलबा उठ गया, और जब उठ गया तो पर्वत का भाग ले लिया। जब क्लास जियोग्राफी का हम शुरू किए थे उसी समय बताए थे, ठीक है। लेकिन बात को आप समझिए। देखिए जो तृतीय युग है, जो तृतीय युग बोलते हैं, तो देखिए ये यूरेशियाई प्लेट है एक तरफ भारतीय प्लेट है। ये दोनों देखिए आपस में इधर आ रही हैं। बात समझ रहे हैं? और ये हम लोग अवसाद, हम लोग जहाँ रहते हैं गंदगी रहते हैं, मानव जहाँ रहता है क्या करता है? गंदगी करता है। तो ये सब अवसाद यहाँ पे जाने लगे। बात समझिए ध्यान से। और जब ये प्लेटें क्या हुई कि धीरे धीरे क्या हुई? नजदीक आने लगी। जब नजदीक आने लगी बेटा तो इसको दबाएंगी तो मलबा जो होगा क्या होगा?
ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? जब बेटा वही मलबा ऊपर उठेगा तो उसी को कहेंगे तेथिस भूसागर। क्या कहेंगे? तेथिस भूसागर। अब देखिए बात, भूसन्नति या भूसागर। अब दूसरा जो है ओलोगोशीन, जिससे क्या प्राप्त हुआ? मायोसीन। और ये काल था, ये कौन सा काल था? ओलोगोशीन काल। और इधर कौन सा काल है? मायोसीन काल। तो ये क्या बना बेटा? प्लायोसीन काल। दोनों मिलकर क्या बना? प्लायोसीन काल। आप काल को समझिए, थोड़ा सा मैं बताया कि कठिन लगेगा, क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं है। आप पढ़ लेंगे, जब दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये ओलोगोशीन है और ये मायोसीन है, दोनों मिलकर प्लायोसीन काल का निर्माण किए। बात समझिए। अब यहाँ क्या हुआ कि जो इन दोनों प्लेटों से अवसाद बाहर निकला, हिमालय का निर्माण किया। तो जो हिमालय का निर्माण किया, ये देखिए 3 भागों में बटा, 3 पार्ट में। पहला जो था थोड़ा सा हाई था, दूसरा जो था थोड़ा लो था, और तीसरा इससे भी लो था। बात समझिए। पहले वाले को बोला गया बृहद हिमालय। क्या बोला गया जी? बृहद हिमालय। दूसरे वाले को जो इससे थोड़ा सा छोटा है उसको बोला गया लघु हिमालय। क्या बोला गया? लघु हिमालय। और तीसरे वाले को जो बोला गया उसको बोला गया शिवालिक श्रेणी। क्या बोला गया बेटा? शिवालिक श्रेणी। तो ये हम लोग भारत का भू आकृति विभाजन कर रहे हैं, जिसको जियोग्राफी समझ में आ जाएगी, यहीं से देखिए मोड़ लेगी इंडियन जियोग्राफी। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, नोट कीजिए। देखिए हिमालय विश्व का सबसे नया एवं सबसे ऊंचा पर्वत है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा पर्वत है जो विश्व का सबसे नया और ऊंचा पर्वत है, तो बताइएगा हिमालय, नया में। ठीक है, आगे हिमालय में अपनतियां, अभिनतियां, घाटियां। अपनतियां का मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अभी मतलब नीचे, मतलब कि पहाड़ क्या जाएगा? हिमालय ऊपर फिर नीचे। अब देखिए श्यान वलन, ग्रीवा खंड आदि जटिल संरचनाएं पाई जाती है। श्यान वलन का क्या होता है कि श्यान वलन का मतलब एकाएक मुड़ जाएगा। ठीक है, और ग्रीवा खंड का क्या होता है? मतलब कि ग्रीवा खंड जो होता है, देखिए ये पर्वत है और ये जो मुड़ेगी तो आपस में टूट जाएगी। क्या होगी? टूट जाएगी। टूट के तुरंत ऐसे क्या करती है? अपना आकार मोड़ लेती है। तो ग्रीवा खंड भी समझ में आया। तो आदि जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत जलवायु, संस्कृति एवं राजनीतिक विभाजन का काम करता है। देखिए क्या होता है, मतलब जलवायु, आपकी जैसी जलवायु है, तिब्बत की वैसी तो जलवायु है नहीं, क्योंकि हिमालय जो बना है, भारत इधर, तिब्बत उधर, और भी देश उधर, तो अलग अलग जलवायु है, अलग अलग संस्कृति है। आप कपड़ा कुछ पहन रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, वो उनका कुछ कल्चर अलग है। बात समझ रहे हैं? उनका शादी विवाह का कल्चर अलग है, आप लोगों के शादी विवाह कल्चर अलग है। आप लोग के यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, उन लोगों के यहाँ जनसंख्या कम है। दिल्ली की हालत देख लीजिए, दिल्ली की हालत देख लीजिए। ये जो दिवाली मनी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में विश्व में आ गया है। ठीक है, भारत में तो प्रथम है। आगे देखिए, एवं राजनीतिक विभाजन, वहां की राजनीतिक समस्या अलग है, परिवेश अलग है, आपकी राजनीतिक समस्याएं, परिवेश अलग है। आगे देखिए उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विभाजन। अब हम लोग अगर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों का विभाजन करेंगे तो 2 क्षेत्र पाए जाएंगे। ठीक है, 2 भाग में बटेंगे। पहला जो भाग होगा उत्तर दक्षिण दिशा में पर्वत क्षेत्र, और दूसरा जो भाग होगा हिमालय का नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, देखिए इसमें जो होगा उत्तर दक्षिण दिशा में पर्वत श्रेणियों के आधार पर विभाजन। देखिए 3 प्रकार के हुए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। देखिए पहला जो है ट्रांस हिमालय, दूसरा जो है मुख्य हिमालय, और तीसरा कौन सा है बेटा? उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां। भाग 2 की तरफ पहुंचते हैं, जिसमें हम बताए थे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ये सब बताते हुए गए थे। आज ट्रांस हिमालय की व्याख्या करेंगे। ठीक है, पहले समझना है कि ट्रांस हिमालय है क्या, उसमें श्रेणी क्या होती है। मैं बताया कि देखिए ये मैप आपका इंडियन मैप है, और ये जो ट्रांस हिमालय पड़ता है बेटा, यही पड़ता है। बात समझ रहे हैं? उत्तरी छोर पे। तो जब उत्तरी छोर पे पड़ता है
तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए ये भाग जो है आपका भारत का मैप है, इसको बोल सकते हैं 20% मैप, ठीक है। 80% मैं काट दिया हूं, लेकिन जितना जरूरत है उतना बना है। देखिए ये काराकोरम है, इसी श्रेणी में ट्रांस हिमालय की श्रेणी में काराकोरम श्रेणी आती है। फिर कौन सा बेटा श्रेणी आती है? लद्दाख श्रेणी। तीसरे नंबर पे कौन सा श्रेणी आती है? जास्कर। उसके बाद ये अपना कैलाश पर्वत तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इन 4 श्रेणियों के बारे में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पढ़ना है। मैं बताया था इसमें कौन सा बृहद श्रेणी है इधर, फिर कौन सी श्रेणी आती है बेटा? बृहद श्रेणी के बाद कौन सी श्रेणी लिखवाए थे? लघु श्रेणी। उसके बाद कैलाश था। क्या था? कैलाश। हाँ, बृहद, लघु और शिवालिक, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ट्रांस हिमालय के बारे में समझते हैं। ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, पार हिमालय। क्या कहा जाता है बेटा? पार हिमालय। तो देखिए उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय का ही निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कौन सा हिमालय बना, तो आप बताइएगा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसके बाद देखिए जहां आर्किन, यूगिन, ग्रेनाइट व कायांतरित शैलें पाई जाती है। जब आप सबसे अच्छी ग्रेनाइट का यूज करना चाहते हैं, महंगी इतना क्यों मिलती है पता है? क्योंकि देखिए सबसे ऊपर पाई जा रही है, इसको लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्च बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे फैक्ट्रियां भी नहीं है कि लगा दी जाती है, नीचे लाया जाता है, तब जाके फैक्ट्री में क्या होता है, इसको सुव्यवस्थित किया जाता है। तो ये क्या होता है, जो आर्किन, यूगिन, ग्रेनाइट व कायांतरित शैलें हैं, ये यहीं से प्राप्त होती है। कि कहाँ से? ट्रांस हिमालय से। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बात एग्जाम में आता। यह क्षेत्र बृहद हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश है, प्रदेश में है, प्रदेश में है। अतः यहाँ शुष्क एवं शीत मरुस्थली दशा पाई जाती है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये ठीक है, शीत एवं शुष्क मरुस्थली दशा तो पाई जा रही है, लेकिन ये वृष्टि छाया प्रदेश है क्या? तो देखिए ध्यान से समझना है इसको। ये कह रहा है कि बृहद हिमालय के वृष्टि छाया में पाया जाता है। तो मैं बताया कि देखिए ये जो बगल वाला है इसको बोलते हैं बृहद। क्या बोलते हैं? बृहद। तो बृहद के अंतर्गत ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और क्या कैलाश है। तो बृहद के बाद आता है लघु, और लघु के बाद आता है शिवालिक। क्या आता है? शिवालिक। लेकिन हमको जो पॉइंट समझनी है कि वृष्टि छाया प्रदेश है क्या। तो देखिए यहाँ पे हिमालय है। क्या है? हिमालय। तो यहां से क्या करेगी? हवा चलेगी, बात समझ रहे हैं, और ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पे बादल होगा। क्या होगा? जब ये बादल बरसेगा, बादल क्या करेगा? बादल बरसेगा, तो ये क्या होगी कि शुष्क और मरुस्थली क्षेत्र इधर आते आते क्या होगा? शुष्क। जब ये क्या होगा, जब बादल बरसेगा, पानी आ जाएगा, तो मरुस्थल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शीत मरुस्थल हो जाएगा कि नहीं आएगा? इधर क्या होगा? मरुस्थली क्षेत्र। तो जो मरुस्थली क्षेत्र होगा बेटा, ये क्या होगा? शीत मरुस्थली क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको वृष्टि छाया प्रदेश समझ में आए। यहाँ से शुष्क हवा चलती है, आगे बढ़ती है, तब तक बादल क्या करता है? बारिश करा देता है। जब नमी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो ये हवा ठंडी ठंडी जाएगी, तो क्या होगा? ये मरुस्थल को ठंडा करेगी कि नहीं करेगी? बात समझ में आया? तो वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश या क्षेत्र इसी को कहा जाता है। किसी को कंफ्यूजन? नो मोर कंफ्यूजन। तो आइए आगे देखते हैं। लेकिन काराकोरम श्रेणी पर कई हिमानियां पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि काराकोरम श्रेणी पर हिमानी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, तो आपको नहीं पता रहेगा तो गलत ही करेंगे ना। तो आप बोलिएगा कि हिमानी पाई जाती है, ठीक है। आगे यहाँ वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती है। सीधी बात है कि जब शीत होगा, ठंडी होगी, शुष्क होगी, तो यहाँ वनस्पति तो पिघल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, सीमित मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने ही क्षेत्र में सेव उत्पादन कर लेते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि उत्पादन विस्तृत क्षेत्र में, तो विस्तृत क्षेत्र के लिए जगह तो कश्मीर है ना जी, लद्दाख है ना।
आप सोचे आपकी यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में सेव का उत्पादन कर ले या सेव की खेती कर लें तो संभव है? नहीं है, लेकिन संभव है, कम किया जाएगा, जैसे ठंडी में कम किया जा सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसी तरह क्या होती है, वनस्पतियां बहुत वहां पे कम पाई जाती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए काराकोरम को पढ़ना है, लद्दाख को पढ़ना है, जास्कर को पढ़ना है, कैलाश को पढ़ना है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं काराकोरम श्रेणी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको समझना है। देखिए यह श्रेणी उत्तर में पामीर के पठार से जुड़ी हुई है। किस पठार से? पामीर के पठार से। कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। आपको पूछा जाए कि काराकोरम श्रेणी उत्तर में किससे जुड़ी हुई, तो बताइएगा पामीर के पठार से। आगे देखिए, इसे एशिया की रीढ़ हड्डी कहा जाता है। एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से कौन सा जाना जाता है श्रेणी, तो बताइएगा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की चोटियां, देखिए भारत की जो केटू है ये काराकोरम श्रेणी के ही अंतर्गत आती है। केटू आप लोग सुने होंगे, भारत की सबसे बड़ी चोटी जो कि 8611 मीटर है। बात समझ रहे हैं? तो जो केटू है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में विश्व की सबसे बड़ी चोटी के बारे में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर ब्रॉड पीक आता है, गैसर ब्रूम आता है, ठीक है। क्या आता है बेटा? गैसर ब्रूम, और तीसरा गोल्डन थोम। ये सब क्या है? चोटी है। क्या है बेटा? चोटी है। नोट कर लीजिए। देखिए काराकोरम जो श्रेणी की प्रमुख हिमानियां होती है, इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या करेंगे। देखिए काराकोरम श्रेणी की हिमानियों का घर ग्लेशियर हिमानी, ठीक है। अब देखिए ग्लेशियर हिमानी क्या है कि ये जो बटा है ग्लेशियर हिमानी, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है बेटा? सियाचिन ग्लेशियर। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, देखिए यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 72 वर्ग मीटर में बना है, सॉरी किलोमीटर में। किसमें? 72 वर्ग किलोमीटर में यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो आप बताइएगा सियाचिन ग्लेशियर। और कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो बताइएगा 72 किलोमीटर में। अब यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन। आप लोग नाम सुने होंगे, यहाँ पे युद्ध होते हैं, आईटीबीपी के जवान हमारे मौजूद भी होते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहाँ पे युद्ध होते रहते हैं। दूसरा जो नाम है बतुरा, तीसरा जो ग्लेशियर का नाम है हिस्पार। क्या नाम है बेटा? हिस्पार ग्लेशियर। चौथा बालतोरा ग्लेशियर। कौन सा बेटा? बालतोरा ग्लेशियर। पांचवा जो है वी याफो ग्लेशियर, और छठवां जो है रवर्दो पिन ग्लेशियर। तो इसको मैप पे हम लोग समझते हैं। मैप पे उत्तरी छोर इधर है, लद्दाख वाला। तो देखिए यहाँ पे पहले कौन सा पड़ता है? बतुरा। कौन सा पड़ता है? बतुरा, या इसको बातुरा भी कहते हैं, बातुरा ग्लेशियर। इधर हिस्पार ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर, वियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद आता है रवर्दो पिन ग्लेशियर, ठीक है। तो सियाचिन हम इसलिए आप लोगों को ऊपर लिखवा दिए बेटा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो मैं दो चीज भारत के बारे में पढ़ाया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? केटू। कौन सी है? केटू। और विश्व की सबसे दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है? केटू। कौन सी है? केटू। तीसरा मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया कि ग्लेशियर में सियाचिन ग्लेशियर यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे काराकोरम क्षेत्र के प्रमुख दर्रे के बारे में। देखिए दर्रा क्या है? पहला काराकोरम दर्रा, दूसरा किलिफ दर्रा, तीसरा अखिल दर्रा, और चौथा मितंका दर्रा, ठीक है। ये जो दर्रे पूरे पड़ते हैं ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ते हैं, इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। लद्दाख यहाँ पे है ना, लद्दाख क्षेत्र में ही ये सारे दर्रे पड़ते हैं, ठीक। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। ये दर्रे भारत को मध्य एशिया से जोड़ने का काम करते हैं। जो मध्य एशिया का भाग है
ठीक है। मध्य एशिया मतलब मिड वाला भाग, ठीक है। जितने एशियाई देश हैं उसके बीच वाले भाग को जोड़ने का कौन सा दर्रा काम करता है? काराकोरम दर्रा, किलिफ दर्रा, अखिल दर्रा और मितंका दर्रा। तो देखिए काराकोरम तथा लद्दाख पर्वत के मध्य श्योक नदी बहती है। यहाँ पर देखिए आपका लद्दाख क्षेत्र है ये वाला, और उसके ऊपरी भाग पे है कौन सा दर्रा बेटा? काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा। और मैं बताया था कि सिंधु नदी तंत्र जब पढ़ाया था तो बताया था कि सिंधु नदी तंत्र देखिए ऐसे ही होकर कहां से? लद्दाख क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। तो लद्दाख के ऊपर जो क्षेत्र वाला है इधर यहाँ पे श्योक नदी बहती है। कौन सी? श्योक नदी। शोक नहीं जी, श्योक, ठीक है। देखिए लद्दाख श्रेणी श्योक तथा सिंधु नदी के बीच स्थित है। तो आप लोग कभी भूलिएगा बंद, जो लद्दाख श्रेणी है बेटा काराकोरम दर्रे के नीचे और सिंधु नदी तंत्र और श्योक नदी तंत्र के बीच में लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। अगर वीडियोज अच्छी लगती हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।